सॉरी। सबको गुड इवनिंग, सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आवाज प्रॉपर आ रही है? देखिए मित्रों, क्लास तो मेरे को जीएफएनआर की लेनी थी, लेकिन दोस्तों टाइपिस्ट की तबीयत खराब होने की वजह से दोस्तों क्लास में जीएफएनआर की नहीं ले पाया, और मैंने सोचा कि क्यों ना अकाउंट्स की दोस्तों एक क्लास और ले ली जाए दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी आपकी 3 क्लासेस चल रही है दोस्तों, 3 क्लासेस, और आपको पता है दोस्तों अब आपके पास बचे मात्र 40 दिन, 40 सॉरी 20 दिन आपके पास बच रहे दोस्तों। अब आपके पास 20 दिन बच रहे दोस्तों, 20 दिन, और 20 दिन अपने को बहुत मेहनत करनी दोस्तों, बहुत मेहनत। और 20 दिन में दोस्तों दिन रात एक करने का समय आ चुका दोस्तों, इसलिए अब आपकी दोस्तों दिन रात क्लास होगी। देखो आपने देखा होगा, सुबह अकाउंट्स की क्लास हुई, दोबारा अकाउंट्स की क्लास हो रही है, सुबह इकोनॉमिक्स की क्लास हुई, दोबारा इकोनॉमिक्स की क्लास होगी दोस्तों, बीओ की 2-2 घंटे क्लास चल रही है, और 3 सब्जेक्ट की क्लास दोस्तों मैराथन के साथ मैं सल्टा दूंगा दोस्तों। ओके चलिए मित्रों आ जाइए। अब तक की इस कक्षा में मैंने आपको इस किताब के दोस्तों आपको 825 प्रश्न करा दिए दोस्तों, 825 प्रश्न। ओके दोस्तों, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी उसी लगन के साथ मेहनत करनी दोस्तों, मेहनत के अंदर आपको जी जान लगा दे दोस्तों। ओके 825 क्वेश्चन अपन कर चुके दोस्तों। अब आगे के प्रश्नों की बात करते हैं, 826 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 826 नंबर का प्रश्न कहना चाह रहे हैं दोस्तों, इसकी बात अपन कि एक्चुअल में 826 नंबर का प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में अपन बात करें। अच्छा दोस्तों, कितने कर चुके, एक बार कमेंट करके बताओ दोस्तों, कितने कर चुके अपन? लगभग कितने क्वेश्चन अपन कर चुके दोस्तों? 820 कर चुके मेरे साथ, 820 कर चुके दोस्तों, और 821 नंबर का प्रश्न अपन देखेंगे। ओके 8 बजे बेटा ज्योग्राफी की क्लास लेना चाहता, लेकिन ज्योग्राफी क्लास बाद में लेंगे, पहले जूनियर अकाउंटेंट के बच्चों को अच्छे से समझाएंगे, और अपन बात करेंगे दोस्तों 821 नंबर। दोस्तों ये प्रश्न कहना चाह रहा आपका कि क्रमागत रास पद्धति में रास की जो रकम है, क्रमागत रास पद्धति में, यानी कि जो आपकी घटती शेष विधि है, जिसको राशित मूल्य विधि कहते हैं, जिसको अपलिखित मूल्य विधि कहते हैं, जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के नाम से जानते हैं। इस विधि में जो डेप्रिसिएशन की जो रेट होती है दोस्तों, वो प्रति वर्ष घटती रहती है, प्रति वर्ष क्या रहती है, घटती रहती है, इसीलिए इसको घटती शेष विधि या राशित मूल्य विधि भी कहते हैं दोस्तों। इसको घटती शेष विधि या राशित मूल्य। सर पशु परिचय की क्लास थी ना बेटा, पशु परिचय की क्लास थी, लेकिन अभी दोस्तों आपको होता है कि 20 दिन के बाद जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है, और दोस्तों मेरा हमेशा एक फर्ज रहता है कि मैं हमेशा वो क्लास लेता हूं जिससे बच्चों का एग्जाम हो। ओके तो देखो, तो इस विधि में दोस्तों इसको घटती शेष विधि कहते हैं दोस्तों, इसको घटती शेष विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन की जो होती है राशि वो हमेशा घटती रहती है। इसको राशित मूल्य विधि भी कहते हैं। ओके इसको अपलिखित मूल्य विधि भी कहते हैं, और लेखा मानक 6 और लेखा मानक 10 के अनुसार ये विधि डेप्रिसिएशन की सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। अगला, अच्छा दोस्तों आप जानते हो प्रति वर्ष समान रहती है, ये कौन सी विधि में रहती है? स्थायी किस विधि में? सरल रेखा विधि में। स्थायी किस विधि बोल लो, सरल रेखा विधि बोल लो, या मूल लागत विधि बोल लो दोस्तों। इस विधि में दोस्तों डेप्रिसिएशन की रेट, डेप्रिसिएशन की राशि हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। अगला प्रश्न ये कहता है दोस्तों कि मूल्यह्रास की उत्पत्ति का कारण क्या है, कि एक्चुअल में डेप्रिसिएशन के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है, डेप्रिसिएशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है दोस्तों? तो आप जानते हो कि अवशिष्ट मूल्य दोस्तों कोई डेप्रिसिएशन का कारण नहीं है, ये नहीं है। अप्रचलन दोस्तों डेप्रिसिएशन का कारण होता है, कि अब वो चीज प्रचलन में नहीं है दोस्तों। तो डेप्रिसिएशन का सबसे बड़ा कारण अप्रचलन होता है, क्योंकि बेसिकली मतलब अब वो मतलब वो अभी प्रचलन में नहीं है, चलन में नहीं है, ये भी अपन कह सकते हो। ठीक है अगला प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि डेप्रिसिएशन का प्रावधान रखा जाता है। डेप्रिसिएशन का प्रावधान क्यों रखा जाता है भाई? आप जानते हो कि डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाना होता है। डेप्रिसिएशन दोस्तों आपकी ज्ञात हानि होती है, और ज्ञात हानियों के लिए दोस्तों क्या बनाया जाता है? प्रोविजन बनाया जाता है। आपके नाम प्रोविजन बनाया जाता है। ओके ज्ञात हानियों के लिए प्रोविजन बनाया। आगे तो देखो, अब ये कहा जा रहा है कि डेप्रिसिएशन का जो प्रावधान है दोस्तों, प्रावधान होता है, तो आप जानते हो डेप्रिसिएशन दोस्तों ज्ञात हानियों के लिए होता है, और आप जानते हो कि रूढ़िवादिता की परंपरा कहती है, रूढ़िवादिता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा ये कहती है कि मेरे प्यारे साथियों कि डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाना होता है, और ये बनाया जाता है चिट्टे का सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करने के लिए। चिट्टे का सही और उचित चित्रण प्रस्तुत करने के लिए दोस्तों डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाने की बात आती है दोस्तों। ओके चलिए दोस्तों, सर 821 दोबारा देखना बेटा, दोबारा देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही रहेगा कि क्रमागत राशि में राशि की रकम प्रतिवर्ष अच्छा सॉरी बढ़ती रहती है, बोल दिया क्या? सॉरी प्रतिवर्ष घटती रहती है। सॉरी भाई दादा, सॉरी, प्रतिवर्ष क्या रहती है? घटती रहती है। ओके दोस्तों, तो प्रतिवर्ष दोस्तों घटती रहती है। सॉरी बोलने में गलत था, देखो ओके
अगला प्रश्न कहना चाह रहा है 824 नंबर का प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने कि डेप्रिसिएशन का आयोजन किन संपत्तियों पर किया जाता है। तो दोस्तों आप जानते हो डेप्रिसिएशन हमेशा स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है, भूमि को छोड़कर। भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। और डेप्रिसिएशन दोस्तों व्यापार की कौन सी हानि होती है? आयगत हानि होती है। इसे दोस्तों संबंधित लेखांकन वर्ष के अंत में P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर लिया जाता है दोस्तों। ओके, सुना दोस्तों। तो डेप्रिसिएशन दोस्तों व्यापार की आयगत हानि होती है और ये स्थायी संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी की बात करता है। और भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की स्थायी संपत्तियों पर मेरे प्यारे साथियों डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कहता है कि किसी संपत्ति के अपलिखित मूल्य का मतलब क्या होता है। दोस्तों आप जानते हो जब संपत्ति की मूल लागत में से अगर मूल्यह्रास की राशि को घटा दिया जाता है, ओके, मूल्यह्रास की राशि को घटा दिया जाता है दोस्तों, तो वो आपका अपलिखित मूल्य कहलाता है। जैसे संपत्ति की लागत है और उस लागत में से अगर अपन डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो दोस्तों ये इस संपत्ति का रिटर्न डाउन वैल्यू कहलाती है। इसे अपलिखित मूल्य कहा जाता है। और दोस्तों इस अपलिखित मूल्य पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो क्रमागत ह्रास विधि के अंतर्गत लगता है, इसीलिए क्रमागत ह्रास विधि को अपलिखित मूल्य विधि भी कहा जाता है। ओके, जैसे कि दोस्तों अगर मान लो मैं कह दूं कि एक संपत्ति 1 लाख की है और मान लो डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो 10% है, तो इसका मतलब 1 लाख की संपत्ति पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा, तो बताओ कितना 10,000 हो गया। तो बताओ इस संपत्ति का मूल्य कितना बचा? 90,000। ये इसका रिटर्न डाउन वैल्यू है। अगर मान लो फिर अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया 10% तो 9,000 लगा, ये कितना बचा? 21,000। ये इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है। ओके, तो इसका मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू होती है कि सब संपत्ति की लागत में से हम मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो वो संपत्ति का रिटर्न डाउन वैल्यू कहलाता है। उसे हम अपलिखित मूल्य कहते हैं, वो अपलिखित मूल्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि डेप्रिसिएशन लेखांकन की किस पद्धति में डेप्रिसिएशन की दर तो समान रहती है किंतु ह्रास की रकम प्रतिवर्ष कम होती रहती है। वो रहती है दोस्तों राशित मूल्य विधि में। दोस्तों आप जानते हो कि मूल लागत विधि जो होती है वो स्थायी किस विधि होती है, और स्थायी किस विधि में दोस्तों मूल्यह्रास की दर और मूल्यह्रास की राशि दोनों दोस्तों प्रतिवर्ष क्या रहती है? समान रहती है। राशित मूल्य विधि को दोस्तों हम क्रमागत शेष विधि भी कहते हैं, इसको अपलिखित मूल्य विधि भी कहा जाता है। इसमें डेप्रिसिएशन की रेट तो फिक्स रहती है लेकिन डेप्रिसिएशन की अमाउंट धीरे धीरे घटती रहती है। आप जानते हो दोस्तों वार्षिकी वृद्धि विधि पट्टे पर ली गई संपत्तियों पर काम में ली जाती है और वार्षिकी वृद्धि विधि के अंतर्गत ये पट्टे पर ली गई संपत्तियों के लिए काम में ली जाती है। और इस विधि में होता क्या है मेरे पास? इस विधि में संपत्ति का जो इन्वेस्टमेंट मूल्य होता है उस इन्वेस्टमेंट मूल्य के साथ साथ जो इंटरेस्ट वैल्यू होती है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अगला प्रश्न 827 नंबर का प्रश्न ये कहना चाह रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये कहना चाह रहा है आपका कि किस पद्धति में यानी कौन से मेथड में प्रारंभिक वर्षों का ह्रास का चार्ज अधिक पड़ेगा। तो दोस्तों आप जानते हो कि घटती शेष विधि में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन प्रारंभ के वर्षों में ज्यादा होता है लेकिन बाद के वर्षों में धीरे धीरे कम रहता है, जबकि सीधी रेखा विधि के अंतर्गत दोस्तों हर साल डेप्रिसिएशन की राशि क्या रहती है? समान रहती है। ओके, अगर बात करें तो हर साल दोस्तों डेप्रिसिएशन की राशि समान रहती है, वो आपकी स्थायी किस विधि के अंतर्गत रहती है। और डेप्रिसिएशन की राशि दोस्तों गिरती रहती है, घटती रहती है, वो घटती शेष विधि यानी क्रमागत शेष विधि के अंतर्गत होती है। इसमें दोस्तों पहले ज्यादा लगता है लेकिन बाद के वर्षों में कम लगता है। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं। ओके, चलिए मित्रों अगला प्रश्न 828 नंबर का प्रश्न कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक मशीन 1 जनवरी 2019 को खरीदी और इस पर 10% की वार्षिक दर से अपलिखित मूल्य विधि द्वारा डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। 1 जनवरी 2022 को यानी 19, 20, 21 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इसका अपलिखित मूल्य इतना बचता है। यानी कि दोस्तों 1 जनवरी 2019 को खरीदी जाती है और 1 जनवरी 2022 को यानी कि इस संपत्ति पर 3 वर्षों तक डेप्रिसिएशन लग चुका और इस संपत्ति का मूल्य 13,122 रुपए इंटू आपका 100/90 इंटू 100/90 इंटू 100/90। अब चेक कर लो दोस्तों संपत्ति का वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो लगभग 18,000 रुपए आ जाएगा। चेक कर लेंगे कि बात सही है गलत है। तो हम ये मानेंगे कि हमने दोस्तों 1 जनवरी 2019 को ये संपत्ति 18,000 रुपए की खरीदी। इस संपत्ति पर डेप्रिसिएशन लगा होगा 31 दिसंबर 2019 को
1800 रुपए का, तो इसकी वैल्यू बची 16,200 रुपए। तो ये 1 जनवरी 2020 को संपत्ति की मूल्य 16,200 रुपए हुआ। आप जानते हो ये अप्लिखित मूल्य विधि है, तो ये इस संपत्ति का अप्लिखित मूल्य हो गया। अब मैं इस पर फिर क्या लगाऊंगा, डेप्शन। 31 दिसंबर 2020 को 1620 रुपए का डेप्शन लगेगा। ये 80 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा दोस्तों। अगर बात है ये एक 14,000 आ जाएगा। ये दोस्तों आपका 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2000 अगर बात सॉरी 1 जनवरी 2019 हो गया, 19 के 20 हो गया, 20 के बाद 2021 आ गया। तो 1 जनवरी 2021 को संपत्ति का मूल्य कितना, 14,580। अब इस पर फिर क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन। ये क्या लगेगा, 31 दिसंबर 2021 को 1458 रुपए का। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 13,122 रुपए। तो 13,122 रुपए इस संपत्ति का मूल्य आ जाएगा दोस्तों 31 दिसंबर 2021 को। 31 दिसंबर 2021 बोलो या 1 जनवरी 2022 बोलो, एक ही बात है। तो यहां पर संपत्ति का जो मूल्य है, इस संपत्ति की जो मूल लागत है वो 18,000 रुपए निकल कर आ जाएगी दोस्तों। समझ आ रहा सभी को। चलिए मित्रों अगला प्रश्न कहना चाह रहा दोस्तों कि एक 829 नंबर ये कहना था कि कार की लागत 1/1/2018 को 70,000 रुपए थी। डेप्रिसिएशन की रेट 10% है प्रति वर्ष। कार का शेष 1 जनवरी 2022 को क्या होगा अगर स्थायी किस्त विधि और क्रमागत शेष विधि से अगर डेप्रिसिएशन लगाया जाए तो। अब देखो आप सभी को पता है दोस्तों कि अगर मैं एसएलएम विधि से बात करूं और अगर मैं डब्ल्यूडीबी विधि से बात करता हूं, ओके, तो आपको पता है कि 1 जनवरी 2018 के दिन इस संपत्ति का जो मूल्य है यहां पर भी 70,000 है और यहां पर भी 270,000 रुपए है। अगर मैं यहां पर डेप्रिसिएशन लगाता हूं 31 दिसंबर 2018 को, तो यहां पर भी 7,000 रुपए लगेगा, तो यहां पर भी 7,000 रुपए लगेगा। इसका मतलब दोस्तों 1 जनवरी 2019 को इस संपत्ति का अप्लिखित मूल्य यहां पर भी 63,000 और यहां पर भी 63,000 रुपए लगेगा। ओके, फिर दोस्तों मैं इस संपत्ति पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 31 दिसंबर 2019 को। यहां पर लगेगा 7,000 रुपए, यहां लगेगा 6,300 रुपए। तो यहां पर वैल्यू बचेगी दोस्तों आपकी 56,000 रुपए। यहां पर 7 और ये आ जाएगा दोस्तों कितना आपका 56,000 सॉरी 7 गया और 12 गया 6, तो आपका 56,700 रुपए। ये वैल्यू बची 1/1/2020 को। फिर दोस्तों इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन लगेगा तो दोस्तों यहां तो लगेगा कितना 7,000 रुपए, यहां लगेगा 5,670 रुपए। तो ये वैल्यू बचेगी दोस्तों कितनी 49,000 रुपए। और यहां बचेगी दोस्तों आपकी 30 और 0 और आ जाएगा 1 और आ जाएगी 51,030 रुपए। ये बचेगी 1/1/2021 को। फिर दोस्तों इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 31 दिसंबर 2021 को। यहां लगेगा 7,000 रुपए, यहां लगेगा 51,003। तो ये तो जाएगा दोस्तों आपका 42,000 रुपए, ये आपका 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 45,927। इसका मतलब दोस्तों अगर बात करें अब देखो तो 1/1/2022 को 1/1/2022 को दोस्तों यहां पर संपत्ति का जो मूल्य हो जाएगा तो स्थायी किस विधि से होगा 42,000 रुपए और क्रमागत शेष विधि से होगा दोस्तों 45,927 रुपए। बताओ मित्रों समझ में आया या नहीं आया, यस या नो। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जो स्थायी किस्त विधि होती है उसमें डेप्रिसिएशन की रेट और डेप्रिसिएशन की राशि प्रति वर्ष क्या रहती है, समान रहती है। जबकि दोस्तों जो क्रमागत शेष विधि होती है उसमें डेप्रिसिएशन की रेट तो फिक्स रहती है लेकिन डेप्रिसिएशन की राशि देखो घट रही है, पहले 7 फिर 6,300 फिर ये, इसलिए इसको घटती शेष विधि भी कहते हैं। और क्रमागत शेष विधि के अंतर्गत प्रारंभ के वर्षों में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगता है लेकिन बाद के वर्षों में डेप्रिसिएशन की राशि धीरे धीरे कम होने लग जाती है। मेरे प्यारे साथियों तुम जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करो, आपने देखा आज कर्मचारी चयन बोर्ड का दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है, तुम्हारा एग्जाम 11 तारीख को फिक्स हो चुका है। दोस्तों तुम्हारे पास मात्र बचते 20 दिन। दोस्तों अब इन लास्ट 20 दिनों में आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, मेरी टीम और मेरे साथ जुड़े रहना। आप सेल्फ स्टडी करो तो पेपर 1 की तैयारी कर लेना, सेकंड पेपर की तैयारी मेरे पे छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 6,666 प्रश्नों की जो किताब है ना उस किताब का एक एक प्रश्न। बस दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, क्योंकि क्लासेस कभी भी इमीडिएटली लगाई जा सकती है। और आप ध्यान रखना डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों अब आपकी क्लासें कभी बस लगती रहेगी, दिन भर क्लासें लगती रहेगी दोस्तों, बस ओके तैयार हो जाओ दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 830 नंबर का कहना चाह रहा है, यह कहना है कि मूल्यह्रास के उद्देश्य के संबंध में कौन सी धारणा सही नहीं है। भाई डेप्रिसिएशन के संबंध में कौन सी बात आपकी सही नहीं है। ये पहला
कि मूल्यह्रास की लागत का उसके संपूर्ण जीवन कालीन अवधि में लाभ का फैलाव। बिल्कुल दोस्तों, कि मूल्यह्रास संपत्ति की जो लागत होती है उस लागत को उसके जीवन काल में फैला दिया जाता है। जैसे कि एक संपत्ति 1 लाख की है और उसका जीवन काल मान लो 10 साल है, तो इस 1 लाख रुपए की लागत को 10 सालों तक दोस्तों फैला दिया जाता है। ओके दोस्तों, आगे तो अपन कह सकते हैं दोस्तों, उसे अपन क्या कह सकते हैं आगे, तो हम 1 लाख रुपए की लागत को, 1 लाख रुपए की माल की लागत को, सर संपत्ति की लागत को उसके जीवन काल में फैलाते हैं। डेप्रिसिएशन की गणना लाभों के सही आकलन हेतु की जाती है। बिल्कुल सत्य बात है। डेप्रिसिएशन संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु कोषों की व्यवस्था करता है, यह भी सही बात है। डेप्रिसिएशन के बाद स्थिति विवरण आर्थिक चिट्ठे का सही चित्रण प्रस्तुत नहीं होता, गलत बात है, बल्कि सही चित्रण प्रस्तुत हो जाता है। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाती है, बैलेंस शीट को प्रॉपर तरीके से बनाया जा सकता है। तो डेप्रिसिएशन के माध्यम से बैलेंस शीट को प्रॉपर मैनेज कर दिया जाता है, इसका प्रॉपर बैलेंस तैयार कर दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 831 देखो 831 दोस्तों, ये श्रृंखला बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स के 1000 प्लस प्रश्न हो चुके, ओके, बीओ के लगभग दोस्तों 1800 प्लस सारे क्वेश्चन हो चुके, तो हो गए 2800 और आपके 800 क्वेश्चन ये हो गए, तो लगभग 3600 क्वेश्चन आपके हो चुके दोस्तों। 3600 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके, यानी आधी बुक तो दोस्तों हमने पढ़ डाली, आधी से ज्यादा बुक तो हमने पढ़ डाली। अब देखो मैं तो सरल रेखा पद्धति, यानी कि सरल रेखा पद्धति के अनुसार निकाला जाता है। सरल रेखा पद्धति के अनुसार दोस्तों आप जानते हो क्या निकाला जाता है, तो आप जानते हो निकाला गया डेप्रिसिएशन आपका प्रतिवर्ष क्या रहता है, समान रहता है। क्योंकि स्थायी किस विधि दोस्तों, और स्थायी किस विधि को दोस्त का दूसरा नाम है मूल लागत विधि, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन की जो गणना होती है वो संपत्ति की मूल लागत पर की जाती है, इसीलिए इसको मूल लागत विधि के नाम से भी हम इसको पहचानते हैं। ये मूल लागत विधि के नाम से भी जानते हैं। और इस विधि में डेप्रिसिएशन की जो राशि रहती है दोस्तों प्रतिवर्ष क्या रहती है, समान रहती है, यानी डेप्रिसिएशन हर साल आपका क्या रहता है, इक्वल रहता है। ओके दोस्तों, आगे ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक फर्म ने 1 जनवरी 2021 को 75,000 की एक मशीन खरीदी। दोस्तों 1 जनवरी 2021 को 75,000 रुपए की एक संपत्ति खरीदी, 1 जनवरी 2022 को 35,000 रुपए की बेच दी, मतलब 1 जनवरी 2023 को। तो इसका मतलब दोस्तों, और संपत्ति की मूल लागत पर 10% डेप्रिसिएशन लगता है। मूल लागत का मतलब होता है हर साल फिक्स, 2021 में खरीदी, 2023 में, 21 और 22 2 साल का डेप्रिसिएशन होगा। इसका मतलब इस संपत्ति पर लेखांकन वर्ष के अंत में, यानी 31 दिसंबर 2021 को डेप्रिसिएशन लगा आपका कितने का, 7500 रुपए का। तो बताओ 1 जनवरी 2022 को इस संपत्ति का मूल्य कितना हुआ दोस्तों, ये हो गया आपका 64,500। फिर दोस्तों इस पर क्या लगा, डेप्रिसिएशन कब लगा, 31 दिसंबर 2022 को, कितना, 7500 रुपए का। तो यहां पर वैल्यू जो बचेगी, ये 75 नहीं, ये 67 बचेगा, 67, ये 6 है, तो ये बचेगा 60,000 रुपए। ओके, तो दोस्तों 1/1/2023 को संपत्ति की वैल्यू कितनी, 60,000। अब आप सोचे दोस्तों कि 60,000 रुपए की संपत्ति को अगर 35,000 रुपए में बेच दिया जाता है, तो बताओ मित्रों 25,000 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी 60,000 रुपए की चीज नहीं सर लॉस हो गया, तो यहां पर दोस्तों लॉस कितना हो रहा है आपका 25,000 का। और इस लॉस को दोस्तों P&L अकाउंट में डेबिट किया जाता है। कहां, P&L अकाउंट में दोस्तों इसे डेबिट कर दिया जाता है। इस लॉस को P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, स्थायी किस विधि, जिसे दोस्तों सीधी रेखा विधि या मूल लागत विधि भी कहते हैं। इसमें मूल्यह्रास की राशि प्रतिवर्ष क्या रहती है दोस्तों, संपत्ति की लागत पर दोस्तों मूल्यह्रास की गणना की जाती है, इसीलिए इसे मूल लागत विधि या स्थायी किस विधि भी कहते हैं दोस्तों। इसीलिए इस विधि में डेप्रिसिएशन की राशि हर साल समान होती है। और इस विधि का उपयोग दोस्तों तब किया जाता है दोस्तों, आगे देखो मित्रों, सर ये क्वेश्चन मिक्स करवाओ तो टॉपिक है, टॉपिक है, हाँ बेटा देखो। अब सुनो, तो इस विधि को एक तो सीधी रेखा विधि भी कहते हैं, इसको सीधी रेखा विधि के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इस विधि को मूल लागत विधि भी कहते हैं, इस विधि को मूल लागत विधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस विधि में संपत्ति की मूल लागत पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जाती है। जो संपत्ति की बेसिकली लागत होती है वहां पर इस आधार पर इसमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन यहां पर की जाती है। अगला प्रश्न 834,
संपत्ति के उपयोगी जीवन काल की समाप्ति पर उसे बेचने से प्राप्त अनुमानित रकम कहलाती है, उसका अवशिष्ट मूल्य कहलाता है, उसका दोस्तों अवशेष मूल्य कहलाता है, जिसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। यानी कि एक संपत्ति का निश्चित जीवन काल समाप्त हो जाने के बाद उस संपत्ति से जो पैसा हमें प्राप्त होता है वो उस संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य या अवशेष मूल्य कहलाता है, उसे स्क्रैप वैल्यू के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों ये समझ लो, संपत्ति का दोस्तों उपयोगी जीवन काल खत्म हो जाने के बाद उस संपत्ति के मूल्य से, उस संपत्ति को बेचने से जो पैसा हमें प्राप्त होता है वो उस संपत्ति का अवशेष मूल्य कहलाता है, उसे स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, वो अपशिष्ट मूल्य के अंतर्गत जाना जाता है। अगला प्रश्न, एक भवन जिसकी लागत 215 लाख रुपए थी, एक भवन दोस्तों जिसकी लागत 15 लाख रुपए थी, अवशिष्ट मूल्य 0 है, अनुमानित जीवन काल 25 साल है, 20 साल के अंत में उस संपत्ति पर टोटल डेप्शन कितना लग चुका होगा। दोस्तों देखिए, 15 लाख रुपए की लागत का बिल्डिंग है, स्क्रैप वैल्यू आपकी 0 है, उपयोगी जीवन काल 25 है, टोटल 20 सालों का डेप्शन कितना हो जाएगा, तो ये 5 गया या 4 गया, ये आपका दोस्त 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 12, तो टोटल 12 लाख का डेप्शन दोस्तों उस बिल्डिंग पर लग चुका। टोटल 212 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका। अगर यही प्रश्न पूछता कि 20वें वर्ष के अंत में बताओ उस बिल्डिंग का मूल्य कितना बचा होगा, अगर ये पूछा कि 20वें वर्ष के अंत में बताओ इस संपत्ति की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी होगी, तो दोस्तों कितनी होगी, 3 लाख होगी। कितनी होगी, 3 लाख, क्योंकि 15 लाख की संपत्ति पर टोटल मिला के 12 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका। तो अगर अपन कहें 20वें साल के अंत में इस संपत्ति का अप्लिखित मूल्य कितना रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका 3 लाख रुपए, अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता तो। आगे देखो 836 नंबर का प्रश्न, 1 जनवरी 2000 दोस्तों 22 को 1 जनवरी 2022 को एक मशीन 80,000 रुपए में क्रय की, जिस पर गाड़ी भाड़ा 4,000 रुपए लगाया गया और इसको लगाने पर 1,000 रुपए खर्च हुए। तो बताओ संपत्ति की लागत कितनी होगी दोस्तों, 85,000। मतलब कि 1 जनवरी 2022 को संपत्ति 85,000 की है। उसी वर्ष दोस्तों 1 अक्टूबर को एक मशीन खरीदी 40,000 की। स्थायी किस विधि से डेप्शन लगता है 10%। तो बताओ वर्ष के अंत में मूल्यह्रास की रकम कितनी होगी, खाते का देखो। तो इस पर तो लगता है दोस्तों 12 महीने का डेप्शन, तो 10% से 12 महीने का डेप्शन कितना हो गया, 8,500 रुपए। जो अपन ने 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी, कितने की खरीदी, 40,000 की। इस पर 10% लगता 3 महीने का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो दोस्तों यहां पर जब देखोगे तो 1,000 रुपए हो जाएगा, 1,000 रुपए। तो 8,500 ये 1,000 ये टोटल मिला के 9,500 रुपए का डेप्शन लगता दोस्तों, 9,500 रुपए का टोटल मिला के डेप्शन लग जाता। यहां पर दोस्तों 9,500, यहां पर यह भी पूछा जा सकता था कि बताओ अप्लिखित मूल्य कितना होगा, तो 85,000 में तो चला जाता दोस्तों 8,500 और 40,000 में चला जाता 1,000। तो इसका अप्लिखित मूल्य बचता 39,000 और इसका बचता दोस्तों आपका 6, और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे 7, 76,500। तो पहली संपत्ति का अप्लिखित मूल्य पूछता तो 76,500 और दूसरी संपत्ति का अप्लिखित मूल्य पूछा जाता दोस्तों। ओके, तो अपन जानते हैं वो होता आपका 39,000। कितना होता, 39,000 हो जाता। ओके, आपको फिर अगला प्रश्न आपके सामने आता है दोस्तों 837 नंबर का। देखो मित्रों, आप लोग जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हो ना, अपने चैनल पर सारे बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं, इसलिए दोस्तों अपने चैनल पर सिलेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा होता है। सिलेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा होने के पीछे कारण क्यों है, क्योंकि यहां केवल पढ़ाई से संबंधित बात होगी। अब सुनो, 31 दिसंबर 2022 को एक मशीन पर घटती शेष विधि से 7,200 रुपए का मूल्यह्रास काटा गया। 31 दिसंबर 2022 के दिन डेप्रिसिएशन दोस्तों 10% है और 1 जनवरी 2021 को खरीदी है। तो संपत्ति की मूल लागत कितनी होगी, मतलब कि एक संपत्ति 1 जनवरी 2021 को खरीदी है, उस पर दोस्तों डेप्रिसिएशन लगा होगा दोस्तों आपका 31 दिसंबर 2021 को। फिर दोस्तों उसकी वैल्यू बची 1 जनवरी 2022 को, फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा 31 दिसंबर 2022 को। ये आपका 7200 रुपए। तो बताओ ये कितने होगी, तो ये संपत्ति 80,000 की। कितने की, 80,000 रुपए की। ओके, ये संपत्ति कितने की दोस्तों, 80,000 रुपए की है। तो आप चेक कर लो, पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 8,000, तो संपत्ति की वैल्यू कितनी बची, 7,000, मतलब 72,000। फिर 72,000 का 10% कितना होगा, 7200 रुपए। तो 80,000 रुपए की ये संपत्ति होगी दोस्तों, 80,000 रुपए की संपत्ति आपके सामने होगी। ठीक है, तो अपन कहते हैं 80,000 रुपए की दोस्तों संपत्ति आप लोगों के सामने यहां पर आ जाएगी। अगला प्रश्न 838 कहता है कि एक मशीन का अनुमानित जीवन काल 10 साल माना जाता है
और अनुमानित अंतिम मूल्य इतने का है, स्क्रैप वैल्यू इतने की है। यदि सरल रेखा विधि के अनुसार दोस्तों 2800 रुपए का डेप्शन हर साल लगता तो बताओ संपत्ति की लागत कितनी होगी। अब इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि संपत्ति की लाइफ 10 साल है और हर साल 2800 रुपए का डेप्शन लगता है, तो बताओ संपत्ति पर टोटल डेप्शन कितना लग गया 28,000। और संपत्ति की दोस्तों यहां पर अनुमानित स्क्रैप वैल्यू कितनी है 3200, तो 28,000 में 3200 ऐड कर दो तो 31,200 रुपए, तो 31,200 रुपए दोस्तों ये संपत्ति की मूल लागत यहां पर आ जाएगी। 31,200 रुपए दोस्तों संपत्ति की मूल लागत यहां पर निकल के आ जाएगी। और आप चाहते हो इस प्रश्न को प्रैक्टिकली फॉर्मूला लगा के तो वैसे भी कर लो कि ऐसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन पर एनम, संपत्ति की मूल लागत, ऐसे करके अपन संपत्ति की मूल लागत, संपत्ति की मूल लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य, माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का जीवन काल, बटे संपत्ति का जीवन काल। अच्छा, हर साल डेप्शन कितना लग रहा है 2800, मूल लागत कितनी x है, स्क्रैप वैल्यू कितनी 3200, लाइफ कितनी 10 साल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 28,000 हो जाएगा। ये x माइनस 3200 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जाएगी 28,000 में 3200 ऐड कर दो तो 31,200 रुपए अपन संपत्ति की मूल लागत यहां पर शामिल करेंगे कि संपत्ति की मूल लागत आ जाएगी 31,200 रुपए। 31,200 रुपए आपके सामने आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन 18,000 रुपए में खरीद कर उसे लगाने पर 2,000 रुपए खर्च किए तो संपत्ति की लागत कितनी होगी 20,000। अवशिष्ट मूल्य दोस्तों 1,000 रुपए है। सरल रेखा विधि से 10% डेप्शन लगता है तो 10वें वर्ष में कितना लगेगा, 10वें वर्ष का मतलब था कि संपत्ति का जीवन काल हो गया 10 साल, तो यहां पर 20,000 की लागत है, 1,000 का स्क्रैप वैल्यू बटे में 10 है तो 1,900 रुपए। तो 10वें वर्ष के अंत में दोस्तों इस संपत्ति पर जो डेप्शन लगेगा वो 1,900 रुपए लगेगा, यानी 1,900 रुपए का डेप्शन दोस्तों 10वें वर्ष के अंत में लगा दिया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों 840 नंबर। एक मशीन 5,000 रुपए में खरीदी और उस पर भाड़ा 200 रुपए और लगाने का खर्चा 300 रुपए हुआ तो इस संपत्ति की मूल लागत होगी 5500 रुपए। जीवन काल 5 साल का है, अवशिष्ट मूल्य इतने का है, पहले साल डेप्शन कितना लगेगा। तो आप जानते हो कि स्थायी किस्त विधि एसएलएम विधि से हम डेप्शन की कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, संपत्ति की मूल लागत माइनस संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का उपयोगी जीवन काल, तो इसका मतलब 900 रुपए यहां पर डेप्शन लगेगा। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछता कि बताइए कि इस मूल्यह्रास की दर कितनी होगी, अगर इसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट के बारे में पूछता तो कितना 900 बटे 5500 900 बटे 5500 इंटू में 100 ये संपत्ति की दोस्तों डेप्शन की रेट आ जाती है। इसलिए दोस्तों इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मूल लागत विधि। इसलिए दोस्तों स्थायी किस्त विधि को मूल लागत विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस विधि में मूल्यह्रास की दर का जो निर्धारण होता है वो संपत्ति की मूल लागत पर किया जाता है। और यहां पर मूल लागत का मतलब होता है दोस्तों संपत्ति को खरीदने से लेकर स्थापित करने तक के सभी खर्चे संपत्ति की मूल लागत में शामिल कर लिए जाते हैं दोस्तों। ओके, देखो मित्रों अभी मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा क्योंकि थोड़ा बहुत वर्कलोड है दोस्तों आपका। ओके, अभी आपकी 9 बजे से लेकर दोस्तों और क्लास होगी, कल सुबह 9 बजे भी क्लास होगी, हो सकता है अकाउंट्स की क्लास हो या हो सकता है दोस्तों आपकी किसकी क्लास हो, आपकी जीएफएनआर की क्लास हो। 9 बजे क्लास जरूर होगी दोस्तों। अब आपको हमारे साथ बने रहना दोस्तों, ऐसा कोई प्री प्लान नहीं दोस्तों कि क्लास किसकी होगी, लेकिन ये पता है दोस्तों अब क्लास का टाइम टेबल कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि सुबह 9 से 10 भी क्लास होगी, 4 से लेकर 6 बजे भी क्लास होगी, इसके अलावा दोस्तों 8 से लेकर 9 भी होगी, 9 से लेकर 10 भी होगी और 10 से 11 भी होगी। ये सब क्लासें आपकी चलेगी दोस्तों, क्योंकि हमारा टारगेट है हमारी 6,666 प्रश्नों की जो किताब है, इस किताब का एक एक प्रश्न आपको हल करा के दिया जाए। दोस्तों आपको बता दूं, आप सबको पता है कि 840 क्वेश्चन खत्म हो गए, इसके 1,000 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से खत्म हो गए और लगभग 1,800 क्वेश्चन खत्म हो गए बीओ के, क्योंकि बीओ एक बार पूरी हो चुकी। तो इस प्रकार दोस्तों आप देखोगे 40 अगर दोस्तों पर 8 और 16 ओके 2 और 3, इसका मतलब 3640 क्वेश्चन, 3640 क्वेश्चन दोस्तों हमारे पूरे हो चुके, 3640 क्वेश्चन पूरे हो चुके। अब दोस्तों मात्र बचते 3,000 क्वेश्चन।
3000 क्वेश्चन और बचते हैं। तो दोस्तों अब मात्र हमारे पास 3000 क्वेश्चन और बचते हैं। और दोस्तों बता दो, अगर हम डेली के दोस्तों 200 क्वेश्चन भी सोल्व कराते हैं तो दोस्तों आप लोगों को 15 दिन के अंदर हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों अब हमारा टारगेट है डेली के 200 क्वेश्चन सोल्व कराने का। मैं मेरी पूरी टीम डेली के 200 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। उसमें आरएसआर, जीएमएनआर, इकोनॉमिक्स सब आ जाएगा। दोस्तों मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस किताब से एक प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, मतलब नहीं जाने दूंगा। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। फेक को बच के रहना दोस्तों, हमारे नाम से कई लोग बना रखे होंगे, आप लोग इसको ज्वाइन कर लो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लो। फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मैं कह रहा हूं फटाफट दोस्तों, क्योंकि अब आपकी क्लासें दोस्तों धमाकेदार होने वाली है। ये धारणा तो अब क्लासें नहीं रुकेगी दोस्तों, मतलब नहीं रुकेगी। आप बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अब क्लासें नहीं रुकेगी, मतलब नहीं रुकेगी, ध्यान रखना। ओके, अच्छा दोस्तों अच्छे से तैयारी करो, दमदार तैयारी करो। हो सकता है दोस्तों अभी 10 बजे भी क्लास हो। देखो मित्रों, अभी 9 से 10 इकोनॉमिक्स पढ़ लो, मैं आपकी 10 से 11 भी क्लास लूंगा। हो सकता है अकाउंट्स की 1 घंटा और पढ़ोगे दोस्तों। भाई 1 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हो आप लोग? फिर अकाउंट्स को 1 घंटा पढ़ने के लिए और तैयार हो ना, क्योंकि दोस्तों अब कोर्स को खतरनाक तरीके से ले जाना, खतरनाक तरीके से। अब कोर्स को रोकना नहीं है, अब आप लोगों को पढ़ना दमदार। अभी 9 से लेकर 10 बजे तुम इकोनॉमिक्स पढ़ लो, अब फिर 10 से 11 अकाउंट्स और पढ़ेंगे दोस्तों। ओके ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।